पिछले सेशंस में लग रहा है कट गया था, तो फिर से हम लोग आज देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या थे, तो हाँ 12 अगस्त से। तो 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। और उस संधि के साथ ही हुआ कि यानी कि प्रथम इलाहाबाद की दो संधि होती है इलाहाबाद की। तो कौन 12 अगस्त और 16 अगस्त को? तो 12 अगस्त को जो संधि हुई थी किसके बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और शाह आलम द्वितीय को यह कहा गया था कि आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी और कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाए। तो उसने दे दिया, और जैसे ही कर वसूलने का अधिकार दे दिया तो सबसे पहले अंग्रेजों को किसका सामना करना पड़ा? खासी जनजाति से। सबसे पहले खासी जनजाति से सामना करना पड़ा था, यानी कि खासी जनजाति के संपर्क में आई। सबसे पहले अंग्रेज किस जाति के संपर्क में थी? तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज कंपनी आया था। इस संधि के बाद, इस दीवानी के अधिकार होने के बाद सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आया था अंग्रेजी कंपनी? तो उसने खासी जनजाति के संपर्क में आया था। इस संधि के तहत मुगल बादशाह इस संधि के तहत मुगल बादशाह इस संधि के बाद इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम टू इस संधि के बाद मुगल बादशाह शाह आलम टू को 26 लाख रुपया, यानी कि इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया। शाह आलम द्वितीय को, यानी कि शाह आलम द्वितीय को मुगल अब बादशाह से हटाकर, यानी कि क्या किया कि उनको पेंशन भेज दिया। यानी कि अंग्रेज 26 लाख रुपया सालाना देखिए वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों को प्रारंभ कर दिया। और कालांतर में वारन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम टू को पेंशन देना बंद कर दिया। यानी कि सबसे पहली बात की क्या हुआ था कि हमारा जो पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ था, जिसके तहत हमारा बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। तो 12 अगस्त दो दो इलाहाबाद का दो संधि हुआ था, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। तो 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुआ था उसमें क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में होता। तो सबसे पहला हुआ था कि हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी दे दिया, जो कर वसूलने का अधिकार भी दे दिया। तो वो अधिकार तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अधिकार मिला तो अंग्रेजों को सबसे पहले खासी जनजाति से सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय को क्या किया गया कि 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दे के उनको भेज दिया गया। और भेज दिया गया तो उसके बाद क्या होता है कि कालांतर में वारन हेस्टिंग आता है। कालांतर में वारन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया, तो कालांतर में वारन हेस्टिंग्स मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। कौन किया? वारन हेस्टिंग। अब इस संधि के तहत क्या हुआ था कि इस संधि के तहत अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम टू को सौंप दिया गया। यानी कि संधि के तहत अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। अब अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेजी कंपनी आया। अब आ गया। तो हम लोग को देखा था कि बक्सर की युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था तो सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि के तहत 12 अगस्त 16 अगस्त को हुआ था। तो हम लोग इलाहाबाद की प्रथम संधि इस 12 अगस्त 1765 को हम लोगों ने देख लिया था कि जो कि रॉबर्ट क्लाइव और हमारा शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। क्या क्या हुआ था तो हम लोग सर देख लिए। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुआ था, यह रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। पहले तो हमारा प्रथम की संधि था हमारा रॉबर्ट क्लाइव और अब सिराज अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के बीच में था। लेकिन अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो थी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव शुजाउद्दौला। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। यह संधि के प्रमुख प्रावधान किए गए कि क्या क्या इस मतलब किए गए इसमें। तो इस संधि के तहत युद्ध हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब ने 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था कि 26 लाख रुपया स्वीकार किया था शाह आलम द्वितीय ने, और 50 लाख रुपया हर्जाना के रूप में स्वीकार के अवध के नवाब शुजाउद्दीन ने स्वीकार के 50 लाख रुपया देना अंग्रेजों को स्वीकार किया इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत। अब आ जाते हैं हम
कि इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि अवध के नवाब शुजाउद्दीन, अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दीन को उनके ही क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया हमारा इलाहाबाद के द्वितीय संधि के अनुसार। यानी कि 50 लाख रुपये भी ले गए अंग्रेज, और उसके बाद अवध में मुक्त व्यापार करने का अधिकार भी ले गए, और करा और इलाहाबाद के अलावे अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। यानी कि अवध के करा और इलाहाबाद के अलावे अवध के अन्य क्षेत्रों में अवध के नवाब का शासन और अधिकार बना रहेगा। यानी कि करा और इलाहाबाद ले लिया था और उसको दे दिया था, शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। उसी तरह करा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध के जितने भी अन्य क्षेत्र थे सारे पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना हुआ रहेगा। बंगाल के अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। बंगाल के अंतिम गवर्नर मुबारक उद्दौला। अब आ जाते हैं अवध के पर। तो अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय कौन था? तो हमारा रंगीला। हाँ, तो अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल शाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में शहादत खान ने किया था। अवध में कौन किया था? अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खान ने किया था। अवध का स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 में शहादत खान ने किया था। किसके शासनकाल में? तो उस समय हमारा था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 इसमें शहादत खान ने किया था, अवध के स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था। अब मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि से प्रदान किया था। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको कहा था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया था? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि कौन दिया था? तो हमारा दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खान को दिया था। वही शहादत खान जिसने अवध का क्या किया था? अवध का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय काल में 1722 ईस्वी में शहादत खान ने अवध के स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। उसी को शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खान को दिया। रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खान को दिया। शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? तो हमारा मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। अब देखिए, अब आगे आते शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध से शासन प्रशासन किया। अवध से फैजाबाद को अपना राजधानी बनाया, लेकिन शासन अवध से किया। यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो हमारा रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध से शासन प्रशासन किया। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन शहादत खान 1739 में आत्महत्या कर लिया। अब देखिए कि क्या हुआ कि शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया, लेकिन अवध से प्रशासन किया था। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया, यानी कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किसके शासन के लिए किया था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध से शासन प्रशासन किया। और 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, जब 1739 में नादिर शाह ने कब किया? तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कौन किया? नादिर शाह ने किया था। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो मुगल बादशाह शाह आलम रंगीला ने शहादत खान को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन उसने क्या किया कि 1739 ईस्वी में शहादत खान ने आत्महत्या कर लिया 1739 में। और शहादत खान का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदारजंग बना। शहादत खान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सफदारगंज। शहादत खान का उत्तराधिकारी सफदारगंज बना। उसका मूल नाम अबुल मंसूर खां। सफदारगंज का
सफदर जंग का मूल नाम अब्दुल मंसूर खां। अब्दुल मंसूर खां कौन था? तो सफदर जंग का मूल नाम था अब्दुल मंसूर खां। अब उनके इनके समय में ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का 1748 में निधन हो गया। यानी कि इनके समय में मुगल बादशाह कौन? मोहम्मद शाह रंगीला का 1748 में मृत्यु हुई थी। मुगल शाह रंगीला की मृत्यु 1748 में हो जाती है। अब तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना, जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जिस कारण इतिहास सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से जिस कारण इतिहास नवाब वजीर के नाम से भी जानती है। सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से जानती है। 1754 में सफदरजंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अवध का अगला नवाब सुजाउद्दौला बना। और सुजाउद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। जिसमें सुजाउद्दौला ने अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया था। यानी कि सुजाउद्दौला ने अफगानी मूल के शासक कौन था? अफगानी मूल के शासक यानी कि सुजाउद्दीन ने किसके साथ दिया था? अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया था। और सुजाउद्दौला के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध सुजाउद्दौला के समय में हुआ था। अब बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने ही किया था। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने किया था। अब इलाहाबाद के द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच होता। अब सुजाउद्दीन के बाद अवध का अगला नवाब कौन बन गया? असाफुद्दौला। सुजाउद्दौला के बाद असाफुद्दौला बना, और जिन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ को बनाया। कौन बनाया? तो असाफुद्दौला। यानी कि सुजाउद्दौला का अगला नवाब कौन बना? असाफुद्दौला ने सबसे पहले काम किया कि उसने फैजाबाद से राजधानी चेंज करके लखनऊ को कर दिया। असाफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। असाफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कहा? असाफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। असाफुद्दौला। अब देखिए निर्माण कराया। और वहीं लखनऊ में छोटे इमामबाड़े का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। बड़े इमामबाड़ा, छोटे इमामबाड़ा लखनऊ में ही स्थित है। बड़े इमामबाड़ा, छोटे इमामबाड़ा। बड़े इमामबाड़ा का असाफुद्दौला। बड़े इमामबाड़ा का असाफुद्दौला। और छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह। छोटे इमामबाड़े का निर्माण मोहम्मद अली शाह। छोटे इमामबाड़ा का मोहम्मद अली शाह। छोटे इमामबाड़ा का मोहम्मद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वादा किया वाजिद अली शाह। क्या किया? अंतिम नवाब अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अब अवध के अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अब लॉर्ड डलहौजी जी ने 1856 में जेम्स आउटरडम के रिपोर्ट पर आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वजीद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। यानी कि अवध का अंतिम गवर्नर वजीद अली शाह को कौन हटाया था? तो वजीद अली शाह
अवध का अंतिम गवर्नर वजीद अली शाह हुए। क्यों हुए? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वजीद अली शाह को अवध के गद्दी पर से हटा दिया, जिसका विरोध वजीद अली शाह की पत्नी जिसका विरोध वजीद अली शाह की पत्नी मेजर हजरत महल बेगम हजरत महल ने की। और बेगम हजरत महल ने की, जिसकी पत्नी वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल किसकी पत्नी? जिसकी पत्नी बेगम हजरत महल, यानी कि जिसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की। और 1857 के विद्रोह में अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भाग ली, जिसमें बेगम हजरत महल लखनऊ के क्षेत्र से भाग ली। 1857 के युद्ध में लखनऊ की तरफ से कौन था? बेगम हजरत महल। वही बेगम हजरत महल जो हमारा क्या कि अवध के अंतिम गवर्नर वाजिद अली शाह की पत्नी, यानी कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ 1857 के युद्ध में लखनऊ से लड़ाई लड़ी थी। 1857 के युद्ध में बेगम हजरत महल लड़ाई गई थी। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी कौन थी? तो बेगम हजरत महल, वही बेगम हजरत महल जो 1857 के युद्ध में लखनऊ से लड़ाई लड़ी थी। अब आ जाते हैं हैदराबाद। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी में क्या था कि हमारा किसने 18वीं शताब्दी में सबसे पहले क्या हुआ था कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य किया था। फिर बंगाल किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने हैदराबाद पढ़ रहे हैं कि हम अपने आप को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया था। यानी कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी होती है, तो अपने कुछ राज्य ऐसे थे जैसे कि हमारा हो गया बंगाल, हो गया हैदराबाद। तो हैदराबाद में पढ़ लेते हैं हम लोग कि हैदराबाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 ईस्वी में हैदराबाद स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 में हैदराबाद एक स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। निजाम उल मुल्क ने किसके समय में और कौन किया था? निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र कौन बनाया था? निजाम उल मुल्क। हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बना 1724 में निजाम उल मुल्क। 1724 में बनाया निजाम उल मुल्क। हैदराबाद को स्वतंत्र बनाया निजाम उल मुल्क। 1724 में 1724 में बनाया। उनका मूल नाम चिनकुलिच खां था। यानी कि निजाम उल मुल्क चिनकुलिच खां, मूल नाम चिनकुलिच खां, निजाम उल मुल्क का चिनकुलिच खां था। अब इनका संबंध आसफ जाही वंश से था। आसफ जाही वंश कौन सा वंश से था? यानी कि हमारा जो हैदराबाद का जो स्वतंत्र करवाया 1724 में स्वतंत्र राज्य के रूप में, किसी शासनकाल में तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। उसके बाद उनका मूल नाम चिनकुलिच खां था। यानी कि निजाम उल मुल्क का मूल नाम क्या था? तो चिनकुलिच खां था। अब उनका संबंध आसफ जहाँ वंश से था। उनका संबंध आसफ जहाँ वंश से था। और मुगल शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से निजाम उल मुल्क को रंगीला ने निजाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि रंगीला ने दिया निजाम उल मुल्क को। रंगीला ने निजाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि रंगीला ने निजाम उल मुल्क को दिया आसफ जाह की उपाधि निजाम उल मुल्क को दिया। अब आ जाते हैं सुकर खेरा और सुकर खेरा कहें या शंकर खेरा का युद्ध। सुकर खेरा का युद्ध। अब यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को, यह युद्ध यानी कि शंकर खेरा का युद्ध या शंकर खेरा का युद्ध, शंकर खेरा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधित्व मुबारक खां और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था। यानी कि मुबारक खां निजाम उल मुल्क के बीच में, मुबारक खां रंगीला के प्रतिनिधित्व मुबारक खां और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क ने जीत हुई और तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क की दक्कन
दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। कौन किया? रंगीला ने दक्कन का वायसराय, रंगीला ने दक्कन का वायसराय निजामुल मुल्क को नियुक्त किया, निजामुल मुल्क को नियुक्त किया, दक्कन का वायसराय, दक्कन का वायसराय, दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। अब हम लोग डे 8 पढ़ेंगे अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू।